नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर ऋषिकेश से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रांजिट कैंप से चारधाम यात्रा पर जाने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट कैंप में लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस बार यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है। ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक चर्चा हुई और अधिनियम में संशोधन किया गया, और जिससे कि यह सुनिश्चित हुआ है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। लेकिन जिस तरह से पूरे देश ने देखा, जो लोग अपने समय में महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे, जो महिलाओं पर अत्याचार करते थे, उन्हें यह पसंद नहीं आया। पर देश के इतिहास में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक युगांतकारी निर्णय लिया गया। भारत की दोनों ही सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया और 2029 से इसको लागू होना था। इसके लिए केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस पर चर्चा और उस पर संशोधन लेकर आई थी, जिससे कि सभी सदनों में, विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाती, आरक्षित हो जाती। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश ने देखा है कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे, अपने समय में महिलाओं पर अत्याचार करते थे, उत्पीड़न करते थे, उनको ये रास नहीं आया। और प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा जो संशोधन लाया गया था कि 2029 में महिलाओं के अधिकारों के लिए उसको लागू करना है, वो पारित नहीं हो पाया। ये इनकी सोच को दर्शाता है कि महिलाओं को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए था, उस अधिकार को इन्होंने रोकने का काम किया है, इसको बैरियर बनने का काम किया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में देहरादून के मोबिलिटी प्लान की बैठक की है और उन्होंने कहा कि देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से सप्ताह महांत, तो वहीं चारधाम यात्रा के कारण अत्यधिक यातायात दबाव रहेगा और इसलिए शहर का यातायात लगातार अपग्रेड करना बेहद ही आवश्यक है। उन्होंने शीघ्र यातायात प्लान को तैयार करने, आड़त बाजार की रजिस्ट्री और मुआवजा कार्य 15 मई तक पूरा करने और साथ ही साथ ध्वस्तीकरण शुरू करने पर भी निर्देशों को जारी किया है। नर्सिंग सोर्स से जुड़े बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। जी हां, आपको बता दें कि उनका कहना है कि उन्हें अभी तक स्थायी रोजगार नहीं मिला है और नियमित भर्ती प्रक्रिया भी कमी के कारण भविष्य में अनिश्चित है। जहां इस पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कमलेश रमन ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार समय समय पर नर्सिंग और स्वास्थ्य विभाग की भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कर रही है, ये जानकारी उनकी ओर से दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि योग्य उम्मीदवारों को रोजगार दिलाने के प्रयास लगातार जारी हैं। नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि कोई कोर्स करता है उसकी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन जहां पर जितनी वैकेंसी हो या जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से ही रखा जाता है, पर किसी के हितों का अहित नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि समय समय पर जहां जहां पर भी वैकेंसियां होंगी उनकी भर्तियां भी होंगी, उनको रखा भी जाएगा। तो इसलिए किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार सभी के हितों के लिए सोचते हैं और सभी के हितों की बात भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे नर्सिंगों को भी, जो हमारी जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया है, उनको सरकार के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी फिर से तेज हो गई है और जहां कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और प्रवक्ता आशीष सैनी ने
रुड़की में प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और जहां उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की गिरावट, बढ़ते अपराध, हत्या, लूट, दुष्कर्म 25% तक वृद्धि और आम जनता में डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। इस वार्ता का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। भ्रष्टाचार के कारण से ये सब गड़बड़ हुई, चाहे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का मामला हो या गोकशी का मामला हो या जितने भी मामलों में आप देखते हैं तो लास्ट में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सरकार, ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरक बनकर खड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग हैं दूसरे भी आगे बढ़कर जो इनकी ओछी मानसिकता सरकार की दिखाई दे रही है कि मुद्दों पर बात करके जवाब देने के बजाय जवाबदेही से बचने के लिए भावना पांडे जैसे लोगों को लाया जाता है, जिनका पूरा चरित्र, पूरा समय भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग और तमाम तरह के गलत कामों को लेकर हुआ और कांग्रेस पर केवल लांछन लगाकर भाग जाने की जो रणनीति है ये दिखाई दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की वो मानसिकता है जिसमें वो जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन जनता के सवालों को भटकाने का काम करेंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में अवैध भवनों की जो बाढ़ रुड़की क्षेत्र में आई है, कभी कंपाउंडिंग लेटर को ढाल बना लेते हैं, कभी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिस काट लेते हैं, बाकी कार्रवाई नहीं होती और पुलिस को कई बार ऑर्डर करते हैं कि आप निर्माण रोक दीजिए, लेकिन बाद में दिखाई देता है कि चारों तरफ से भ्रष्टाचार करने के बाद अवैध निर्माण जारी है और वैध निर्माण वालों के ऊपर भ्रष्टाचार का एक चाबुक चल रहा है। देहरादून पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र में आगामी चारधाम यात्रा 2026 की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई और जहां आईजी गढ़वाल ने जानकारी दी है कि इस वर्ष यात्रा को अधिक डिजिटल, सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाने के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जहां सरदार पटेल भवन में 2400 घंटे मॉनिटरिंग के लिए अत्यधिक चारधाम कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। जहां आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए यात्रा मार्ग पर 16 सुपर जोन तो वही 43 जोन और साथ ही साथ 139 सेक्टर में भी विभाजित किया गया है। जहां जनपद पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी, एसडीआरएफ, एटीएस तो वहीं बीडीएस के साथ साथ जल पुलिस भी टीमों की तैनाती की गई है। जहां सीसीटीवी कैमराज और ड्रोन कैमराज से भी निगरानी होगी। देखिए, जैसा कि आपको समय समय से पूरा अवगत करा दिया गया है कि चारधाम की क्या क्या तैयारियां बीच में चली हैं, मीडिया के माध्यम से पूरा अवगत करा दिया गया है। ये हमारी जो चारधाम यात्रा जो शुरू हो रही है उससे पहले की जो हमारी जो फाइनल तैयारी है उसको लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप अवगत होंगे कि श्री गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम 19 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए इनके कपाट जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। इसके लिए हमारी समुचित पुलिस व्यवस्था है। इस क्रम में हमारी जो तैयारी थी वो जो पिछली जो ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा जब समाप्त हुई उसके बाद से ही, जैसा आप अवगत हैं कि शीतकालीन यात्रा भी हमारी उतनी ही तीव्र गति से चलती है। तो ये हमारा ये प्रोसेस था, कंटिन्यूम प्रोसेस था। लेकिन इसमें कुछ आप अवगत होंगे कि बीच में हमें काफ़ी आपदाएं आई मानसून सीज़न में, तो इससे सड़क मार्ग थे वो ख़राब हो गए थे। तो इस पश्चात जब यात्रा शुरू होने से पहले मेरे और गढ़वाल कमिश्नर के द्वारा हमारे यहाँ पे यात्रा रूट्स का भ्रमण किया गया। वहाँ पे जो वहाँ पे कमियाँ थीं उसको इंगित करा दिया गया। सड़क व्यवस्था जो कल की जो हमारा रिव्यू था, जो मैंने अपने एसएसपी से लिया था, उसमें सारे काम जो हैं वो पूरे हो गए हैं। जो साइनेजेस ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं वो भी हमारे वो पूरे हो गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बार यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल यानी कि कल से होने जा रहा है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ जो है इसका शुभारंभ होगा और इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर तो वहीं 23 अप्रैल को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी खुलने के साथ यात्रा पूरी तरह से संचालित की जाएगी। जहां देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं, तो वहीं नारसन के बॉर्डर पर यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। जहाँ चारधाम यात्रा में जाने वाले वाहनों के लिए भी ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा। तो साथ ही साथ बताते चलें कि हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी ने ग्रीन कार्ड सेंटर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए शौचालय, स्वच्छ पेयजल,
विश्राम की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और जहां सरकार को उम्मीद है कि इस बार भी चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। 19 तारीख को गंगोत्री धाम श्री यमुनोत्री धाम कपाट खुल रहे हैं और उसका पंजीकरण आज से शुरू हो गया है और हमारे शुक्ल ग्राउंड में पंजीकरण सेंटर्स भी बने हैं इसके। और यहाँ पे नारसन में यहाँ पे जो आरटीओ डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे जो व्यावसायिक कमर्शियल व्हीकल्स हैं। पुलिस बंदोबस्त हर जगह करा गया है, फायर बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और विशेष हमारा इसमें फोकस हाईवे पर रहेगा। और हाईवे पे जो ट्रैफिक में कोई व्यवधान ना है तो उसके लिए त्रिस्तरीय ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, एक लीन डेज के लिए, एक वीकेंड्स के लिए, सप्तांत के लिए और एक किसी पर्व स्नानों वाले दिन के लिए बनाया गया है और इसको अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया गया है। और इस जो नया ट्रैफिक प्लान है इसको पिछले बैसाखी स्नान में और वीकेंड पे इसको ट्रायल के रूप में चलाया भी गया जो सक्सेसफुली चला। तो हमारा प्रयास रहेगा और हम उसमें कॉन्फिडेंट हैं कि कोई जाम नहीं लगेगा और हरिद्वार पुलिस पूरी तरह इसमें गियरअप है। और आपके माध्यम से मैं पूरे देश के श्रद्धालु जो भी चारधाम के लिए आते हैं सबका स्वागत करता हूं और उनको वेलकम करता हूं। यात्रियों का स्वागत करते हुए मैं सभी से अपील करूंगा कि चारधाम यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देशन में लगातार कार्य कर रही है और साथ ही स्पेशली स्वच्छता को लेकर एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे चारधाम और हमारे जो उत्तराखंड राज्य है उसमें स्वच्छता को लेकर एक मुहिम चल रही है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि हमारे चारधाम में जब भी कोई यात्री आए तो यहाँ पर इधर उधर कचरा ना फेंके और स्वच्छता को मानों पर लेकर चलें और प्लास्टिक का प्रयोग न करें। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मां गंगा की पवित्र डोली आज शीतकालीन प्रवास से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है, जहां आपको बता दें कि डोली को भव्य रूप से सजाया गया और जिससे कि क्षेत्र में भक्तिमय देखने को मिला। तो वहीं यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे और जहां जयकारों और भजनों के साथ मां गंगा को विदाई भी दी गई। आपको बताते चले कि डोली आज रात भैरव घाटी में विश्राम करेगी और जहां पूरे रात भजन कीर्तन का आयोजन होगा। तो वहीं कल सुबह डोली गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जहां विधिवत पूजा अर्चना और स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी पूरा ध्यान रखा। 10 मिनट पे माँ गंगा की जो डोली है यहाँ से रवाना होगी। डोली के साथ हमारा जो पूर्व में यहाँ पे मुखबा मंदिर में जो हमारा फोर्स नियुक्त था गार्ड कर्मी और हम सभी लोग जो है माँ गंगा मैया की डोली के साथ चलेंगे। रात्रि विश्राम जैसे कि सभी जानते हैं कि भैरव घाटी में होगा, तो उधर से भी हमारा जो श्री गंगोत्री धाम में जो ऑफ सीजन में जो हमारी गार्ड थी और वहाँ का फोर्स था वो भी भैरव घाटी आएगा। वहाँ पे ऑलरेडी उनकी चेंजिंग हो गई है, नया फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय हो गया है। तो भैरव घाटी आएगी, रात्रि विश्राम माँ गंगा की डोली के साथ करेगी। उनको सुबह जो है पुरातः फिर डोली के साथ वो लोग प्रस्थान करके श्री गंगोत्री धाम मंदिर तक माँ गंगा मैया की डोली को लाएंगे और जो भी पट खोलने का जो समय निर्धारित समय तो वहाँ पे आगे की प्रक्रिया चलेगी। हमारा जो धाम में जो डिप्लॉयमेंट था वो इंश्योर कर लिया गया है। वहाँ पे सभी हमारे पर्सनल जो है पीएसी या होमगार्ड कर्मी, पीआरडी कर्मी और हमारे लोकल पुलिस फोर्स वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है। जितने भी दोनों धामों में यात्रा व्यवस्था के दृष्टिगत जो हमारे रूट्स हैं वहाँ पे जो हमारे वन वे प्लेसेस है जहाँ से हम जो है बोटलनेक्स की वजह से जो है वन वे कराएंगे, तो ऐसे सब जगह पे हमारा फोर्स डिप्लॉय ऑलरेडी हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायत का खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया और जहां शिकायतकर्ताओं से उनकी समस्या के बारे में भी जानकारी ली गई और इसके बाद उन्होंने सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में भी अधिकारियों के सख्त निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं और जहां 30 दिनों के भीतर समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि शिकायतों के बिना उचित जांच के फोर्स क्लोज करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और इसके लिए जिलाधिकारी विभाग के अध्यक्ष या संबंधित सचिव की अनुमति बेहद अनिवार्य होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी अधिकारी बिना पर्याप्त कार्रवाई की शिकायत को बंद करता है तो उसकी सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। देखिए 1905 माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और आम जन को उसके माध्यम से अपनी बात सहज रूप से जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो सुझाव हैं, उसके माध्यम से सरकार को प्रेषित करते हैं
और विभाग में L1 से लेके L4 लेवल तक सभी लोग उसके निस्तारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसमें कैसे त्वरित कार्रवाई की जाए और उसमें संतुष्टिकरण अधिकतम लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाए, शिकायतों के निस्तारण के साथ साथ इनको समाधान की दिशा में, उसको लेकर के उन्होंने निर्देश दिए थे। स्वयं भी कल स्थल निरीक्षण किया था ताकि जो इस तरह के लंबित मामले हैं उनमें तेजी लाए। नहीं, देखिए बीच में डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल रही तो जो इस तरह की कार्यदायी संस्थाएं हैं उनमें विलम्ब हुआ, जो इस तरह की शिकायतें थी उनमें निस्तारण में। तो उन्होंने यही कहा कि हर 15 दिन में इसकी समीक्षा की जाए और विभाग अध्यक्ष अपने स्तर से लगातार इसकी मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग करेंगे, जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराएं। अब खबर रामनगर से है, जहां कानिया क्षेत्र में एक होटल से 2 नाबालिग छात्राओं के मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों छात्राएं स्कूल ड्रेस में थी और जहां एक कमरे में मौजूद पाई गई हैं। आपको बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार छात्राएं शहर के एक प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज की हैं, जहां इस मामले को मदन जोशी ने उठाया और जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। सब इंस्पेक्टर जोगा सिंह ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंचाया है और जहां घटना के बाद स्थानीय लोगों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, तो वहीं होटल प्रबंधन पर बिना पहचान पत्र के कमरा देने जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। और लगातार जो है उत्तराखंड सरकार लव जिहाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत हिम्मतपुर डोटियाल में कोजी कैफे होटल होम स्टे, तो ये लगातार इस पे शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ लगातार ऐसे काम होते हैं। तो आज जब हम वहां पर मौके पे पहुंचे तो 2 स्कूल ड्रेस में MP इंटर कॉलेज, जो कि काफी समय से यहाँ पर ये घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार मीडिया में आ चुका, हम कह चुके हैं कि इनसे अपनी सुरक्षा बाहर आप लगाइए और जो बच्चियां स्कूल नहीं आ रही है उनसे प्रार्थना पत्र लीजिए। बार बार कहा है कि उनके घर फोन कीजिए अगर वो स्कूल क्यों नहीं आई है, लेकिन MP इंटर कॉलेज की घोर लापरवाही है। और मैं तो अब अति हो चुकी है इस MP इंटर हिंदू इंटर जो स्कूल है, ये अपने बच्चे, मेरा निवेदन है अभिभावक से, इस स्कूल में अपने बच्चे ना भेजें। और ड्रेस में वो बच्ची अंदर जा रही है और होटल वालों की देखिए हरकत ऐसी है कि उसकी ना ID ली ना कुछ ली, रिसेप्शनिस्ट बैठा है, कोई ID नहीं ली और उसके बाद उसको रूम दे दिया गया। हुक्का बार तक उनके हाथ में, पुलिस ने हुक्का बार सब उनका सीज किया हुआ है। खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा के लिए आस्था के अलग अलग अब रंग दिखने शुरू हो गए हैं। जी आपको बता दें कि इसी क्रम में महाराष्ट्र से आए किन्नर समुदाय के करीब 8 लोगों का एक दल माया देवी मंदिर से विधि विधान के साथ चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुआ है। यह दल गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और केदारनाथ मंदिर के साथ साथ बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकला है। जहां रवानगी से पहले दल ने मंदिर में पूजा अर्चना की, तो वहीं पुजारियों की से भी उनकी ओर से जो है गाड़ियों की विधिवत पूजा करवाई गई और इसके बाद नारियल फोड़कर, नींबू रखकर गाड़ियों को रवाना किया गया है। दल ने देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए यात्रा सफल होने की प्रार्थना की। देखिए, हम लोग चारधाम यात्रा में जा रहे हैं, मनोकामना सबकी पूरी करने के लिए विश कर रहे हैं भगवान, जिससे कि जिसकी भी परेशानी और दुख तकलीफ है सबको दूर करे। यही कहना चाहती हूँ कि सब जन मतलब यात्रा का मतलब आनंद और ले, और मैं यही करती मतलब यही दुआ दे, मतलब सबको दुआ करती हूँ कि आप आए, भोले के दरबार पे आए, बस यही कहना चाहती हूँ। कुछ इच्छा है मन में जो यात्रा पे? हाँ, यात्रा में तो सबकी इच्छा तो रहती है। बहुत उत्साह से आए हम लोग और भगवान से तो यही प्रार्थना करने के लिए आए कि हमारे जो किन्नौर की समस्या है, अभी जो हमारा बिल पास हुआ है, तो वो बिल किसी भी हालत में खारिज होना ही चाहिए। हमारा सब हक छीन ले रहे वो किन्नौरों का, तो वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए आए। इधर के जो भी लोग हैं उनके खुशी के लिए आए कि सबके बच्चे पैदा हुए, जिनको बच्चे ना हो रहे, सबके खुशी के लिए आ रहे हम लोग। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जहां राज्य सरकार ने 6 IAS तो वहीं 26 PCS के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। आपको जानकारी देते चले कि इस क्रम में कई अधिकारियों से उनके विभाग हटा दिए गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। यह कदम प्रशासनिक कार्य कुशलता को और भी बेहतर शासन सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से उठाई जा रही हैं। जहां आपको बताते चले कि अफसरों की नए तैनाती और जिम्मेदारियों की पूरी सूची शासन के द्वारा जारी कर दी गई है।
अब खबर मसूरी से है, जहां क्षेत्र के दूधली गांव में जमीन और वन अधिकार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि सैकड़ों ग्रामीण कोतवाली पहुंचकर भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन और वन क्षेत्र पर जबरन कब्जे की कोशिश भी की जा रही है और विरोध करने पर धमकियां भी दी जा रही हैं, और जहां पुलिस पर भी पक्षपात और संरक्षण देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। रात जो है उन मालिकों ने 3-4 साल से वहाँ ऐसी धमक दिखा रहे, कभी पुलिस को पैसे देके वहाँ लेके जा रहे और स्थानीय लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, पिस्टल दिखाने का काम कर रहे हैं। तो पिछली बार जब थाने में ये नौबत आई थी, कोई लोकल भी पिटे थे। सबसे बड़ी बात तो है जो हमारे स्थानीय लोग हैं वही अब एजेंट बन गए हैं वहाँ पर, कि प्रॉपर्टी के ठेकेदार बने गए कि हम बेचेंगे या हमने बेच दी है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। गांव वालों के साथ जो कल की घटना है, जो 2 साल पहले से चल रही वो तो चली रही है, जो कल की ताजा घटना है बड़ी शर्मनाक घटना है। इसमें तो हमारा स्थानीय प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, एसडीएम हो, इन लोगों को इसमें देखना चाहिए। गाँव के लोग वहाँ छितर-बितर तरीके। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।